हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं DRDO सेप्टेम 10 का जो वैकेंसी है उसके बारे में। ठीक, आज हम वेल्डर ट्रेड का पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉपर आज हम टेक्निकल का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक, अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इसका क्लास भी चालू करूँगा और उसके बाद नॉन टेक भी चालू करूँगा। तो आज हम टोटली फुल्ली क्या देखने वाले हैं, तो DRDO सेप्टेम 10 वेल्डर ट्रेड का जो सिलेबस है वो देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहा हूँ बहुत सारा आदमी क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेके बैठ रहे हैं। तो DRDO का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव लेके बैठने से क्लियर नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों को एक एक चीज़ प्रॉपर क्लियर करके चलना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए इसके सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, संस्थान में सामान्य अनुसंधान अनुशांस एवं प्राथमिक चिकित्सा। तो ये चैप्टर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हकीकत बात है। फिर इसके अंदर ही आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट एड, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को क्या करता है, तो ज़रूरत का चैप्टर है। उसके बाद सेकेंड नंबर चैप्टर, इसी में सेकेंड पॉइंट की बात करें। देखिए आप लोग को इतना सिलेबस नहीं पढ़ना है, इसमें से बस कुछ पॉइंट पढ़ना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए 80% जो क्वेश्चन है वो 80% क्वेश्चन आप लोग कहाँ से आता है, 40% सिलेबस से। तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ पकड़ बनाना है, 40% सिलेबस पढ़ना है और 80% क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। इसके लिए आप लोग को पूरा एक प्लानिंग वे में चलना पड़ेगा। खैर चलिए मैं आप लोग को पहले सिलेबस बता दूँ। तो उसके बाद सेकेंड नंबर का जो आप लोग चैप्टर होगा, वेल्डिंग इंट्रोडक्शन, वेल्डिंग उपकरण और विभिन्न वेल्डिंग विधियाँ तथा वेल्डिंग टर्म्स। ठीक, उसके बाद देखिए मैं जब पढ़ाना चालू करूँगा तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा मैं उतना उठा के आप लोग को पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि कम पढ़ के आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। थर्ड नंबर का आप लोग चैप्टर देख सकते हैं क्या है, वेल्डिंग जोड़ के प्रकार तथा सतह की सफाई। मतलब वेल्डिंग का जॉइंट कैसे बनाना है, उसके बाद उसको सफाई करना है, मेटल ज्वाइनिंग पढ़ना है। उसके बाद आप लोग को धातु की आकार देना है, धातु के जोड़ने की विधि भी पढ़ना है। इसमें आप लोग कम से कम ये इतना पॉइंट देख रहे हैं, ये इस एक चैप्टर का ये सारा के सारा आप लोग का पॉइंट पढ़ना है। थर्ड नंबर के चैप्टर की बात करें तो थर्ड नंबर के चैप्टर है मूल विद्युत ऊष्मा तापमान वेल्डिंग शब्दावली तथा वेल्डिंग सिद्धांत विशेषता। ठीक, आर्क वेल्डिंग सिद्धांत विशेषता। सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है मूल विद्युत मतलब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। उसके बाद तापमान के बारे में पढ़ना है, ऊष्मा और तापमान के बारे में। वेल्डिंग शब्दावली, जैसे वेल्डिंग में कुछ टर्म होते हैं, जैसे मान लीजिए अंडरकट हो गया, जैसे HZ हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, लेग लेंथ हो गया, आर्क लेंथ हो गया, थ्रोट की लंबाई हो गई। तो ये सब क्या हो गया, एक वेल्डिंग के प्रॉपर टर्म हो गया, उसके बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा इसके अंदर। जैसे हम लोग बात करें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के परिभाषा क्या है, ये सारा आप लोग को जानना पड़ेगा। उसके बाद आर्क वेल्डिंग के सिद्धांत, मतलब आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है। जैसे आर्क वेल्डिंग करते हैं, आर्क वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका AC आर्क वेल्डिंग, एक होता है DC आर्क वेल्डिंग। ये कैसे किया जाता है, ये सारा के सारा आप लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। अगला चैप्टर 5 नंबर का चैप्टर आप लोग क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन की सेटिंग, उप तथा गैस कटिंग, सेटिंग अप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन एंड गैस कटिंग। मतलब देखिए हम लोग जब गैस वेल्डिंग करते हैं, ठीक, तो गैस वेल्डिंग जब करते हैं तो उसमें बेसिक ज़्यादातर मतलब बोल सकते हैं मोस्टली ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं और एसिटिलीन गैस यूज करते हैं। तो इस दोनों को मिलाते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग बोलते हैं। मोस्टली जगह पे यही यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे आप लोग को दे दिया ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो इसमें आप लोग का सेटअप करना है कि उसका सेटअप कैसे करना है, उसके बाद उसके बारे में आप लोग क्या करना है, कटिंग के बारे में जानना है। तो इसका ये पूरा डिस्क्राइब सिलेबस आप लोग को यहाँ पे दिया होगा। ये सारा के सारा चीज़ बताने वाले, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, ब्लो पाइप एंड नोजल, केमिकल रिलेशन, ये सारा के सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है। टाइप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, जैसे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, न्यूट्रल होता है, कार्बोराइजिंग होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। ये फ्लेम के बारे में पढ़िएगा। उसके बाद आप लोग को फ्लेम टेम्परेचर याद रखना है। जैसे मान लीजिए न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है, कार्बोराइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए क्या होगा, न्यूट्रल फ्लेम और कार्बोराइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग आप लोग को ऐसे लिख लेना है। न्यूट्रल है मतलब बीच में रहेगा, ठीक। तो देखिए कार्बोराइजिंग फ्लेम हो गया, न्यूट्रल फ्लेम हो गया और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम हो गया। तो यहाँ का फ्लेम का जो टेम्परेचर होता है
3200 से लेकर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेरा किसका, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग फ्लेम का टेम्परेचर। तो 3300 क्या होगा, हाई होगा। तो 3300 किसका हो जाएगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का। और जो बीच में है उसका क्या हो जाएगा, 3200 हो जाएगा। बीच वाला फ्लेम टेम्परेचर बीच वाला के लिए डाल दीजिए। अब क्या बचा, 3100। तो 3100 आप लोग किसके लिए ले जा सकते हैं, कार्बोडाइजिंग फ्लेम के लिए, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ज़्यादा रहता है और ठीक से जल नहीं पाता है यहाँ पे, इसलिए उष्मा कम जनरेट होता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है और अच्छे से पूरा एसिटिलीन जल पाता है, इसलिए यहाँ पे फ्लेम टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाता है। और न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा समान होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सी है। उसके बाद आगे आप लोगों का क्या है, तो आगे है आर्क वेल्डिंग में शक्ति स्रोत, डीसी और एसी वेल्डिंग मशीन की लाभ और हानि। आर्क वेल्डिंग में आप लोगों को भी जस्ट पीछे बताया है कि एसी यूज करते हैं और डीसी यूज करते हैं, ठीक। आर्क वेल्डिंग में एसी पावर सोर्स यूज करते हैं और डीसी पावर सोर्स यूज करते हैं। इसका आप लोग क्या बताना है, लाभ और हानि, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज। जैसे टाइप ऑफ आर्क वेल्डिंग मशीन, उसके बाद आप लोग को बताना है आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एंड इट्स कंस्ट्रक्शन, मतलब आर्क वेल्डिंग का जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसा होता है और ये कैसे बनता है। उसके बाद आप लोग को बताना है क्या डीसी वेल्डिंग जनरेटर के संरचनात्मक लक्षण। उसके बाद ये सारा आपको इसमें आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग को बताना है वेल्डिंग स्थिति तथा वेल्डिंग चिन्ह, मतलब वेल्डिंग का कौन कौन सा पोजीशन होता है और कैसा उसका चिन्ह होता है। जैसे बेसिक वेल्डिंग पोजीशन इसमें पढ़ने वाले हैं, प्लेट वेल्डिंग पोजीशन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद वेल्ड स्लोप एंड रोटेशन, मतलब कितना आप लोग को ये जो है, ये मान लीजिए कोई एक प्लेट है, ठीक है, एक प्लेट है, तो इसको कैसे तिरछा करना है। ये जो आप तिरछा करते हैं इसको स्लोप बोलते हैं। और इस प्लेट, मान लीजिए ये प्लेट है और इसको आप किसी तरफ घुमाते हैं, मान लीजिए ये ऐसा एक प्लेट है, इसको अगर घुमा के ऐसे कर दिए तो क्या हो गया, वेल्ड रोटेशन हो गया। इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसके सिंबल में सिंबल के बारे में पढ़ना है। जैसे फ्लैट वेल्डिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, बट वेल्डिंग के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये सारा सिंबल के बारे में देखने वाले हैं। अगला चैप्टर देखिए क्या है, आर्क लंबाई, वेल्ड गुणवत्ता निरीक्षण तथा वेल्डिंग गेज। देखिए इसमें जो आर्क लंबाई है ये आप लोगों को कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आर्क लेंथ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली एग्जाम में। हम आप लोगों को एक किसी भी टेक्निकल एग्जाम का क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जो DRDO के सिलेबस बेस्ड पे क्वेश्चन पूछता है, तब आप लोग को पता चलेगा कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, जब तक इस वीडियो पे 50 लाइक नहीं पूरेगा तब तक मैं अगला वीडियो लेकर नहीं आने वाला हूँ। अगर आप लोग इस वीडियो पे 50 लाइक पूरा कर देते हैं तो मैं आप लोगों को किसी एक एग्ज़ाम का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, और जो उस एग्ज़ाम का लेके आऊँगा जो DRDO के सिलेबस पे बेस्ड होगा, ठीक ना। और मैं इसका क्लास चालू करूँगा, लेकिन एक शर्त है कि आप लोग इस वीडियो पे 50 गो लाइक पहुँचा देंगे। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला चैप्टर आप लोग क्या है, कैल्शियम कार्बाइड, एसिटिलीन गैस तथा हाइड्रोलिक बैक प्रेशर। देखिए कैल्शियम कार्बाइड के बारे में पढ़ना है कि ये कैसे बनता है, इसका कंपोजिशन क्या है। उसके बाद इसको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक। इसके बाद इसका अलग अलग साइज में आता है। उसके बाद एसिटिलीन गैस बनाते हैं, उसके लिए जनरेटर यूज करते हैं। देखिए एसिटिलीन, देखिए मैं एक शॉर्ट वे में बताना चाहता हूँ, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। ये है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी डालते हैं या पानी में कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं तो क्या मिलता है, एसिटिलीन गैस मिलता है, ठीक। और एसिटिलीन गैस क्या है, एक क्या है, ये एसिटिलीन गैस एक जलने वाला गैस है। इसको जलने में सहायता क्या करता है, कौन सी गैस, तो ऑक्सीजन गैस करता है। मोटा मोटी ये बात हो गया। एसिटिलीन एक ईंधन गैस के रूप में है। हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व, ये हम लोग ऑक्सीजन का जो हॉज पाइप होता है उसमें लगाते हैं। जब आप लोग पूरे डिटेल में क्लास देखेंगे तो ये सारा चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला है ऑक्सीजन गैस तथा एसिटिलीन गैस। इसमें हम लोग ऑक्सीजन गैस के प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले हैं। ऑक्सीजन गैस का कौन कौन सा गुण होता है ये सारा देखने वाले हैं। उसके बाद अपने लोग इसमें देखने वाले हैं क्या, तो
क्या लिखा है, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस, मतलब एसिटिलीन गैस के बारे में देखने वाले हैं। वेल्डिंग रेगुलेटर के भी इसमें देखने वाले हैं। रेगुलेटर दो प्रकार का आता है, सिंगल स्टेज रेगुलेटर और मल्टी स्टेज रेगुलेटर। ये सारा के सारा इस चैप्टर में आप लोग का कवर हो जाएगा। अगला है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रणाली तथा टेक्निक। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, तो यहाँ से आप लोग का अब तक पता चल गया होगा, ऑक्सी एसिटिलीन लिखा हुआ है तो मतलब ऑक्सीजन गैस, और एसिटिलीन गैस यूज करते हैं तो इसको हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग कहते हैं, ठीक। एंड वेल्डिंग टेक्निक, बेसिकली वेल्डिंग टेक्निक दो प्रकार का होता है, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक एंड राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। देखिए जब हम लोग वेल्डिंग, देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखिए, चाहे राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक हो या लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक हो, दोनों वेल्डिंग टेक्निक में हम लोग ब्लो पाइप को किससे पकड़ेंगे। देखिए या वेल्डिंग टॉर्च बोलिए या ब्लो पाइप बोलिए, वो दोनों वेल्डिंग टेक्निक में हम लोग दाहिने हाथ से किसको पकड़ेंगे, वेल्डिंग टॉर्च बोलिए और ब्लो पाइप को बोलिए, ठीक। दोनों में किस में पकड़ेंगे, दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, लेकिन इसमें चलाने की दिशा अलग कर देते हैं। अगर मान लीजिए हम लोग कौन कर रहे हैं, राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक, तो वेल्डिंग किधर से शुरू होगा, बाएं से शुरू होगा और दाएं पे ख़त्म होगा। कहाँ ख़त्म होगा, दाएं पे, तो उसको क्या बोलेंगे, राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। अगर यही सेम चीज़ दाएं से शुरू होकर बाएं पे ख़त्म हो रहा है तो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक बोलेंगे। अच्छा आप लोग इसको याद कैसे करिएगा, बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक किधर से शुरू होता है और किधर ख़त्म होता है, कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। अभी हम बता दिए तो याद होगा, लेकिन कुछ दिन बाद ये चीज़ दिमाग से निकल जाएगा। तो इसको याद रखने की सबसे अच्छा तरीका है, देखिए ये किधर ख़त्म हो रहा है, दाएँ की तरफ, तो ये राइट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। ये किधर ख़त्म हो रहा है, बाएँ की तरफ, तो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक। देखिए ये क्या है, मेरा दाएं पे ख़त्म हो रहा है, कौन, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग टेक्निक इसको बोलते हैं, और इसको एक अलग नाम और है, फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक। और ये किधर ख़त्म हो रहा है, आपके बाएं पे, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड वेल्डिंग टेक्निक, या इसको क्या बोलते हैं, बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक। चलिए आगे चलते हैं। अगला आपका है आर्क ब्लो, विरूपण तथा आर्क वेल्डिंग के दोष और उपाय। देखिए बेसिकली आर्क ब्लो हो, विरूपण हो, ये सारा के सारे क्या है, वेल्डिंग के एक प्रकार के दोष होता है। आर्क ब्लो में क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये क्या है, वर्क पीस है आपका, ये आपका वर्क पीस है, एक सेकेंड, ये आपका क्या है, वर्क पीस है, सिंगल भी ग्रुप बना के यहाँ पे वेल्ड किया जा रहा है। और ये आपका क्या होगा, वेल्डिंग टॉर्च होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आर्क क्रिएट होगा। ये जो आर्क है मान लीजिए इसको ऐसे क्रिएट होना चाहिए, लेकिन ये अपना जो पथ है, मतलब जहाँ इसको चलना चाहिए, मान लीजिए ये थोड़ा सा नीचे की तरफ भाग रहा है, ये जो आर्क है आपका वो थोड़ा सा इधर न सीधे इधर न जाके वो थोड़ा सा इधर की ओर भाग रहा है, मतलब क्या हो रहा है, अपने मूल पथ से विचलित हो रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, आर्क ब्लो कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएं। तो पाइप का वर्गीकरण तथा जोड़, तो पाइप को अलग अलग प्रकार से हम लोग विभाजित करते हैं। जैसे हो गया आपका सीमलेस पाइप, रेजिस्टेंस पाइप, तो उसको अलग अलग तरीके क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। उसके बाद आपका क्या कर रहा है, जोड़, तो पाइप में अलग अलग प्रकार जोड़ बनता है, तो उस जोड़ के बारे में देखना है। अगला है आपका, देखिए इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 1G 2G 3G 1G 2G, एक सेकेंड, 1G 2G 5G और 6G, ये 6 प्रकार से 4 प्रकार से अपने लोग वेल्डिंग करते हैं, किसका, पाइप का। 1G का मतलब होता है ऐसे हॉरिजेंटली, लेकिन ये आपका पाइप घूमेगा नहीं। एक सेकंड में थोड़ा अच्छा से फिगर बना के बता देता हूँ। ये कोई 2 पाइप है, ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये क्या है, फ्लैट स्थिति में हॉरिजेंटली, तो यहाँ पे ये पाइप जुटेगा, लेकिन ये पाइप रोटेट करेगा, मतलब इस पाइप को हम लोग चारों साइड घुमा सकते हैं। जब हम लोग इसको चारों साइड घुमाते हैं तो 1G बोलते हैं। और इसी पाइप ये ऐसे रखा हुआ है ऊर्ध्वाधर की स्थिति में, और तब हम इसको जोड़ते हैं, घुमाते नहीं तो इसको 2G बोलते हैं। और इसी को ऐसे रख दिए, ये कोई पाइप है, और इसको घुमाएंगे नहीं तो ये क्या हो जाएगा, आपका 5G हो जाएगा। देखिए सिर्फ 1G में ही घुमाते हैं, ठीक है, 2G 5G और 6G में पाइप को घुमाते नहीं, पाइप स्थिर रहता है। और 6G की बात करें तो ये हो गया आपका ऐसे, और ये हो गया आपका क्या, पाइप हो गया, और यहाँ से 45 डिग्री एंगल इधर बनता है
और यहाँ से 45 डिग्री एंगल यहाँ इधर बनता है। तो ये हो गया आपका क्या 6G। ये आपका क्या हो गया, पाइप को जोड़ने की विधि हो गया। उसके बाद आगे पढ़ना आपका गैस वेल्डिंग में पूरक क्षर तथा फ्लक्स, गैस ब्रेजिंग, सोल्डरिंग तथा गैस वेल्डिंग के दोष। देखिए गैस वेल्डिंग करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे किसी मेटल को जोड़ रहे हैं, किसके द्वारा, गैस वेल्डिंग के द्वारा। जब गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा जगह, और आप लोग कभी गए होंगे गैस वेल्डिंग करवाने तो देखे होंगे एक एक्स्ट्रा से यहाँ पे, तो मान लीजिए आपका क्या रहेगा, वेल्डिंग टॉर्च रहेगा, और इधर से आप लोग का एक फ्लेम क्रिएट होगा जो ताप जनरेट करेगा वेल्डिंग में। और यहाँ पे क्या रखता है, तो फिलर रड रहता है जो पिघल के इसमें गिरते रहता है, तो वही पूरक क्षर मतलब फिलर रड। और एक आपका अगला क्या कर रहा है, फ्लक्स के बारे में बहुत डिटेल में कवर करेंगे। फ्लक्स को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं तो आर्क स्टेबलेशन के लिए एसी वेल्डिंग में। दूसरा बात, मेरा जो वेल्ड पूल होता है उसको वातावरण से शील्डिंग प्रदान करने के लिए। उसके बाद आगे आपको क्या पढ़ना है, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग तथा गैस वेल्डिंग के दोष के बारे में पढ़ना है, मतलब कौन कौन सा डिफेक्ट आता है। उसके बाद आप लोग किसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोड के बारे में। तो आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पे जो फ्लक्स का लेपन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, एक्सटीट्यूशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, सेल्यूलोजी इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, रूटाइल इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे, संयोजन अभिलक्षण इसके पढ़ने वाले हैं, डिऑक्सीडाइजर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लौह तथा एलॉय इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ने वाले हैं, परिरक्षण, ये सारा के सारा चीज़ अपने लोग कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है धातु की वेल्डेबिलिटी, मतलब कौन सी धातु में क्या वेल्डेबिलिटी होती है। तो इसका एक लाइन में याद कर सकते हैं, जिसमें कम कार्बन की परसेंट होगी उसकी वेल्डेबिलिटी क्या होगी, हाई होगी, या जिसमें कार्बन की परसेंटेज हाई होगी उसकी वेल्डेबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट है आप लोग का इस्पात का वर्गीकरण, मतलब इस्पात का क्लासिफिकेशन, जैसे माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील। उसके बाद स्टील के प्रकार है, लो कार्बन, हाई कार्बन, मीडियम स्टील। ये सारा चीज़ आप लोगों को किस में आ जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील वेल्डिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इस्पात पर एलॉइंग तत्व का प्रभाव तथा स्टेनलेस स्टील के प्रकार व वेल्डनीयता के बारे में इस चैप्टर में देखने वाले। अगला है पीतल और तांबा के किस्म तथा गुण तथा वेल्डिंग विधि, मतलब पीतल और तांबा कौन कौन से किस्म के होते हैं तथा इसके वेल्डिंग विधि पढ़ने वाले। इसके वेल्डिंग विधि में ये सब पढ़ने वाले हैं कि किसको वेल्ड करते समय प्री हीटिंग करना चाहिए। प्री हीटिंग क्या है अगर आप लोग जानते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक चैप्टर कवर करते करते हम लोग सारा चीज़ कवर कर लेंगे। प्री हीटिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि कौन सा साइज का नोजल यूज करेंगे, किस फ्लेम का यूज करेंगे, कौन सी वेल्डिंग टेक्निक यूज करेंगे, एज प्रिपरेशन कैसा करना। देखिए एज प्रिपरेशन का मतलब हुआ, देखिए अभी हम कुछ देर पहले बताए थे ऐसे करके एक भी बनाए थे, भी ग्रुप, तो यही एज प्रिपरेशन हो गया। अगर आपका मेटल का मोटाई 5 mm से कम है तब तो भी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो एज है, एज मतलब होता है किनारा। देखिए ये दो सेपरेट मेटल हो गया, एक ये मेटल और एक ये मेटल। अब यहाँ पे बात कर रहा है एज प्रिपरेशन का, तो एज प्रिपरेशन देखिए इसका किनारा ये, इसका ये किनारा ये और ये, तो मान लीजिए ये किनारा को इसको हमको जोड़ना है और इस मेटल का थिकनेस 10 mm है, मोटा मोटी मान लीजिए 10 mm है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंगल भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो पेनिट्रेशन अच्छा नहीं मिलेगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, ऐसे एक भी शेप में इधर से काट देंगे थोड़ा सा, और इधर से यहाँ पे क्या कर देंगे, भी बना देंगे। तो ये जो इसके किनारे को हम लोग भी शेप में काटे हैं, इसी को क्या कहते हैं, एज प्रिपरेशन कहते हैं। नेक्स्ट एल्युमिनियम तथा इसके अलॉइंग वेल्डिंग के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग का ढलवा लोहा के गुण तथा इसकी वेल्डिंग विधि। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है और ये क्वेश्चन में अक्सर आदमी फंसता है क्योंकि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। कास्ट आयरन के वेल्डिंग के बारे में ज़रूर से ज़रूर ज़्यादातर एग्जाम में हमने देखा है, या तो कास्ट आयरन के प्रॉपर्टीज़ से पूछता है या तो उसके वेल्डिंग के बारे में पूछता है। जैसे इसको पूछ देगा कि कास्ट आयरन का जो वेल्डिंग है या ढलवा लोहा का वेल्डिंग है वो हम लोग किस फ्लेम से करते हैं, या तो फिर इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है, या तो पूछ देगा इसको वेल्डिंग करना आसान है
या तो फिर डिफ़िकल्ट है, पूछ देगा कौन सी कास्ट आयरन को हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, ढलवा लोहा 3-4 प्रकार के होते हैं, वो सारा को हम लोग इसमें डिटेल में कवर करने वाले हैं। जैसे ढलवा लोहा में हो जाएगा आपका ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, ये सारा चीज़ आगे देखने वाले हैं। आगा है नेक्स्ट चैप्टर है गैस धातु आर्क वेल्डिंग का इतिहास तथा संबंध सावधानियाँ, हिस्ट्री ऑफ गैस मेटल आर्क वेल्डिंग एंड रिलेटेड प्रिकॉशन। तो इसमें हम लोग को पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सेफ्टी पढ़ेंगे, GTA, MAG, CO2 वेल्डिंग, उसके बाद वेल्डिंग हैंड स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए GTAW का फुल फॉर्म होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद है CO2। देखिए GMA और CO2 एक ही चीज़ होता है। देखिए GMA और CO2 इसको इसलिए बोलते हैं GMAW/CO2, CO2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे GMAW गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, यहाँ पे हम लोग शील्डिंग गैस के रूप में CO2 का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कभी कभी CO2 गैस वेल्डिंग भी बोल देते हैं। उसके बाद इसी में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पोलैरिटी के बारे में। पोलैरिटी दो गो होता है, एक होता है स्ट्रेट पोलैरिटी, एक होता है रिवर्स पोलैरिटी। ये सारा चीज़ इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। अगला चैप्टर है आपका SAW का मतलब होता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, और GMAW का मतलब होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। और GMAW को क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं। इसका एडवांटेज देखने वाले और डिसएडवांटेज देखने वाले, उसके बाद इसका एप्लीकेशन देखने वाले, मतलब इसका लाभ क्या है, हानि क्या है, और इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर है वायर फीडर सिस्टम, वायर फीड सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद पुश टाइप वायर फीड सिस्टम होगा, उसके बाद है इलेक्ट्रोड पोजीशन होगा। तो देखिए बेसिकली MIG वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे एक वायर यूज करते हैं, ये जो इलेक्ट्रोड होता है एक वायर के रूप में होता है और ऐसे निकला रहता है, और ये वेल्डिंग टॉर्च से निकलते रहता है। एक यहाँ पे गन टाइप से दबाने, इसको दबाते और यहाँ निकलता है और आर्क बन के पिघलता है, और ये मेटल को क्या करता है, ज्वाइंट करता है। तो वहाँ पे उस किसके बारे में बोल रहा है, वायर फीड सिस्टम के बारे में। तो उसको हम लोग बड़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट आ जाता है GMA वेल्डिंग के लिए प्रिरक्षण गैस, मतलब शील्डिंग गैस GMA वेल्डिंग में कौन कौन सा यूज करते हैं। तो GMAW को क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग CO2 यूज कर सकते हैं, आर्गन, ऑक्सीजन, विभिन्न प्रकार की गैस को हम लोग यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली GMA में जो ज़्यादातर है वो CO2 यूज करते हैं, इसलिए इसको CO2 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आप लोग का जो है वो है GMAW के दोष, कारण और उपाय। देखिए कोई भी वेल्डिंग करेंगे तो उसमें डिफेक्ट आएगा, डिफेक्ट आएगा तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा और उसको सल्यूशन भी कर सकते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं GMA वेल्डिंग के दोष, उपाय और कारण। नेक्स्ट आपका है वेल्डिंग के दौरान उष्मा निवेश तथा उष्मा वितरण, मतलब वेल्डिंग के दौरान जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर वेल्डिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हीट जनरेट हुआ, मतलब हम लोग हीट दिए, इसके बाद यहाँ पे मेल्टर पिघलेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो ये क्या हो गया, वेल्डिंग निवेश हो गया, यहाँ पे दिए तो हीट इनपुट हो गया, और यहाँ पे जब हम हीट दिए और ये क्या है, मेटल है, तो हीट इधर भी भागेगा और इधर भी भागेगा, तो क्या हो गया, हीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मतलब वितरण हो गया। इसके बारे में देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, वेल्डिंग में उष्मा उपचार, मतलब वेल्डिंग में क्या है, हीट ट्रीटमेंट के बारे में देखने वाले हैं। अगर वेल्डिंग करते हैं, देखिए जैसे बोले थे कि यहाँ पे अगर हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो कुछ उष्मा इधर जाएगा और कुछ उष्मा इधर जाएगा, तो इधर जो उष्मा जाएगा तो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देगी, तो इसको प्रॉपर्टीज़ को फिर पूर्ण अवस्था में लाने के लिए हम लोग इस पर कुछ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं। या तो कुछ ऐसा मेटल होता है जिसको वेल्डिंग करने से पहले उस पर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ता है, नहीं तो क्या हो जाता है, उसमें क्रैक आ जाता है, पोरोसिटी आ जाता है, अलग अलग डिफेक्ट आ सकती है अलग अलग मेटल के लिए, वो डिपेंड करता है। जब अपने लोग आगे देखेंगे तो सारा चीज़ को अच्छे से कवर कर लेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं बताने जाऊँ तो ऑलरेडी हमको लग रहा है ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और भी लंबा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोग का इलेक्ट्रो स्लैग और इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग।
इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के बारे में देखना है, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग के बारे में देखना है, उसके बाद वेल्डिंग विधि देखना है, प्रिंसिपल देखना है, एडवांटेज और लिमिटेशन, मतलब क्या इसका लाभ है, ये कितना mm मोटा मोटी कहे तो कितना mm प्लेट तक कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इसकी सीमाएं होती है। नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं थर्मिट वेल्डिंग। देखिए थर्मिट वेल्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है रेलवे के लिए, क्योंकि रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर डालता है और कोई भी ऐसा कम्पिटेटिव एग्ज़ाम नहीं है जो आप लोग का थर्मिट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग इस सब से क्वेश्चन ना डाले। उसके बाद इलेक्ट्रोड से रेजिस्टेंस वेल्डिंग, देखिए उसमें अलग अलग, देखिए ये आप लोग का 4 ही दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर आप लोग घुसिएगा तो ये बहुत लंबा बन जाता है। उसके बाद आप लोग का क्या होता है, दोष और उपचार से क्वेश्चन न डाले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता, अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता है तो आप लोग क्या करें, किसी न किसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले। वैसे मैं इस वीडियो पे जैसे ही 50 गो लाइक पूरेगा, मैं किसी एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन उठा के लाऊंगा और आप लोग वहाँ पे देख भी पाएंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जो चैप्टर का नाम बताया उससे क्वेश्चन है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या देखने वाले, थर्मिट वेल्डिंग उपकरण के बारे में देखने वाले, थर्मिट मिश्रण के बारे में देखने वाले और इसके प्रयोग के बारे में देखने वाले। तो थर्मिट वेल्डिंग बेसिकली क्या है, एक प्रकार का केमिकल वेल्डिंग बोलिए या तो एक्सप्लोजिव वेल्डिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे विस्फोट होता है। और देखिए मिश्रण जो होता है इसका आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम रहता है इसमें, और इसका अनुप्रयोग ज़्यादातर हैवी पार्ट के लिए, जैसे करंट शाफ्ट कहीं टूट गया है, उसके बाद रेलवे की पटरी का जो वेल्डिंग होता है उसमें भी हम लोग किसका यूज करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग का यूज करते हैं। उसके बाद आप लोग क्या है, GTAW वेल्डिंग, मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग की सुरक्षा और प्रक्रिया के बारे में देखना है। देखिए ये भी आप लोग क्या है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बराबर पूछता है। और इसमें हम लोग देखने वाले इसकी सुरक्षा के बारे में देखने वाले हैं। इसमें हम लोग कंपैरिजन करेंगे AC करंट में क्या होता है, DC करंट में क्या होता है, ये सारा चीज़ इसमें देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का है GTAW प्रक्रम में स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग, मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में किसका वेल्डिंग करने वाले हैं, मतलब इस प्रोसेस से स्टेनलेस स्टील के वेल्डिंग में क्या क्या चीज़ हो सकता है, किस प्रकार का टॉर्च यूज करना है, कौन से स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग कर सकते हैं। आप लोग अभी तक जानते हो कि स्टील मतलब स्टील और स्टेनलेस स्टील बहुत आदमी जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। स्टेनलेस स्टील मतलब स्टेनलेस स्टील, लेकिन जब इस आप लोग डिटेल में पढ़िएगा इस चीज़ को तो सारा चीज़ का क्लासिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट है आप लोग का एल्युमिनियम एलॉय के लिए GTAW पैरामीटर तथा उत्पादन। एल्युमिनियम, मान लीजिए एल्युमिनियम का आप लोग का वेल्डिंग करना है किसके लिए, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग प्रोसेस है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, लेकिन कौन सा मेटल पे करना है, तो एल्युमिनियम पे करना है। इसके लिए कुछ पैरामीटर होता है और कुछ उत्पादन होता है। नेक्स्ट है आप लोग GTAW के लिए परिरक्षण गैस का उपयोग, मतलब हम लोग जब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग करते हैं तो कौन सी शील्डिंग गैस यूज करते हैं। देखिए शील्डिंग गैस बेसिकली क्या करता है, अगर हम लोग यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, मेटल मेरा क्या रहेगा, लिक्विड अवस्था में रहेगा और गर्म रहेगा। तो गर्म अवस्था में मेटल क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो बाहरी संदूषण से बचाने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे शील्डिंग गैस का यूज कर लेते हैं, ताकि बाहरी ऑक्सीजन से कांटेक्ट को इसको रोक सके। नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, कोरोजन होगा, स्लैग इंक्लूजन होगा, बहुत सारा अलग अलग डिफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्लाज्मा कटिंग विधि तथा प्लाज्मा वेल्डिंग, और उसके बाद है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। इसके बारे में बता ही दिया। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में होता है आपका सीम वेल्डिंग आता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग आता है, फ्लैश बट वेल्डिंग आता है। ये सारा के सारा वेल्डिंग आप लोगों का कौन आ जाता है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग आता है। इसके बारे में भी बहुत डिटेल में देखने वाले, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में अब खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है आपका धात्वीकरण तथा मानवीय ऑक्सीएसिटिलीन पाउडर कोटिंग। ये सारा चीज़ इस चैप्टर में अपने लोग कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप लोग का, तो नेक्स्ट है वेल्डिंग कोड तथा वेल्डिंग चिन्ह का वर्गीकरण। देखिए एक कोई फिक्स वेल्डिंग के लिए फिक्स आप लोग क्या रहेगा, कोड रहेगा और सिंबल रहेगा। कोई फिक्स सिंबल से कोई फिक्स वेल्डिंग को दिखाते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए एक ड्राइंग शीट है। बेसिकली अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक ड्राइंग शीट है, इस पे हम लोग वेल्डिंग का ड्राइंग तैयार किए। अगर यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये 2 मेटल है और इसके बीच में
स्पॉट वेल्डिंग की है। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे कि ये स्पॉट वेल्डिंग है तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसे अगर हम लोग वो टाइप से बना देते हैं तो ये स्पॉट वेल्डिंग का सिंबल होता है। तो बहुत कम जगह में हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं। अगला है आपका वेल्डिंग का निरीक्षण, दृष्टि निरीक्षण, इन्फेक्शन ऑफ वेल्डिंग एंटिटी, विजुअल इन्फेक्शन। देखिए वेल्डिंग इन्फेक्शन, जब हम लोग जोड़ तैयार कर लेते हैं तो इसको गुणवत्ता को परखते हैं कि वेल्डिंग जो किए हैं उसका सामर्थ्य कितना, मजबूती कितना, हम लोग को जितना लोड देना है उसके लायक ये इसका वेल्डिंग सही है कि नहीं, ये सारा का सारा निरीक्षण करते हैं। और एनडीटी का मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, और विजुअल इन्फेक्शन का मतलब होता है जिसको हम लोग आँख से देख सके। तो ये सारा चीज़ इसमें करेंगे। नेक्स्ट है आप लोग का विनाशात्मक परीक्षण तथा वेल्डिंग लागत। देखिए ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टिव टेस्ट एंड वेल्डिंग कॉस्ट। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में आपका आ जाता है निक ब्रेक टेस्ट। मतलब देखिए ये जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो भी होता है उसमें हम लोग मेटल को तोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अपने लोग क्या देखे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, और यहाँ पे देख रहे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्या होगा, मेटल को नहीं तोड़ेंगे। नॉन मतलब नहीं है, डिस्ट्रक्टिव मतलब हो गया तोड़ना, ठीक है। टेस्ट मतलब टेस्ट हो गया। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग मेटल को नहीं तोड़ रहे, लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग मेटल को तोड़ रहे हैं। अगर हम एक बार उसको तोड़ देंगे तो फिर उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप लोग को कुल मिला के वेल्डर का सिलेबस यही है। अगर आप लोग ये पूरा अच्छे से कवर करते हैं या तो फिर मेरे साथ कवर करते हैं साथ में रह के, तो आप लोग DRDO सेप्टेम 10 में 80 में से आप लोग 80 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जिसमें से अगर आप लोग 60 to 70%, बस 60 to 70 नंबर लाना चाहते हैं 80 में से, तो ये कुछ आपको ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है, 15 से 16 चैप्टर पढ़ना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर से शुरू करूं, तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए कि आप इम्पोर्टेंट से चालू कीजिए। अगर नहीं आप लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं 1 से लेके पूरा आप लोग 44 चैप्टर तक, तो आप लोग शुरू कमेंट कीजिए कि स्टार्ट से क्लास चालू करने के लिए आप लोग की जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उस टाइप से हम लोग यूट्यूब पे क्लास चालू करने वाले हैं। अगर आप लोग को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर देखना, देखिए आप 2 सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं। एक तो लाइन बाय लाइन पढ़ते पढ़ते पूरा ख़त्म करें 144 तक, या तो दूसरा इम्पोर्टेंट चैप्टर को पहले कंप्लीट कर ले और उसके बाद जो कम इम्पोर्टेंट है उसको कंप्लीट कर। देखिए चैप्टर सारे के सारे क्या है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें भी होता है कुछ चैप्टर इसमें है 10-15 चैप्टर। 10-15 चैप्टर ऐसा है जिसमें हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होता है। अगर आप लोग को सबसे पहले उस चैप्टर को देखना है या तो पढ़ना है जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग कमेंट करें कि इम्पोर्टेंट चैप्टर को पहले पढ़ाने के लिए। लेकिन एक शर्त और है कि आप लोग इस वीडियो पे 50 लाइक पहुंचा दीजिएगा, तो मैं वेल्डर का क्लास लेना DRDO सेप्टेम 10 के लिए चालू कर दूंगा थ्योरी का। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं यहाँ पे मैथ भी शुरू करूँगा, रीजनिंग भी शुरू करूँगा और जनरल अवेयरनेस भी शुरू करूँगा। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग पढ़ना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।